subscribe, like. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास टॉपिक है लेज़र। एक तो लेज़र की डेफिनेशन होती है, दूसरा लेज़र है क्या, यानी इस वर्ड का मतलब क्या है। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन, बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ओके जी। तो अगर हम सिंपल इसकी डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज़ लेज़र या फिर डिफाइन लेज़र, इट्स सिंपल मीन लेज़र इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इंटेंसिव कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक यूनिडायरेक्शनल एंड बीम ऑफ विजिबल लाइट। दिस इज़ कॉल्ड लेज़र। अब अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आएँ तो ये बनी किस तरह, ये किसने डेवलप की, किस ईयर में डेवलप की, वो सारा इस पॉइंट में आ जाएगा। ओके जी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले एक साइंसदान था, उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। सबसे पहले इसने हमें 1916 में लेज़र का आइडिया दिया, और जब इसने आइडिया दे दिया तो एक और साइंसदान था, उसका नाम था थर्मेंडर ममान। ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन दोनों का लेज़र का जो वर्क है या लेज़र का जो भी है उसमें इन दोनों का मेन रोल है। ओके जी। तो जो थर्मेंडर ममान है, इसने लेज़र को 1960 में जो है ये रूबी लेज़र जो सबसे पहले ये डेवलप की थी, और 2010 है वो एज अ ईयर ऑफ लेज़र सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इट इज़ वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लेज़र। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। सबसे पहले इसमें आ जाता होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर आता है इसमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये दोनों मेथड बहुत ईजी से हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ओके जी। तो अब हम बात करते हैं, हमारी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो गए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हो गया, मेन पॉइंट्स भी हमारे हो गए। तो अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशंस के ऊपर। तो जो इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारे पास वो यही है कि ये सिग्नल ट्रांसमिशन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद ये हमारे पास मेडिकल साइंटिस्ट में भी, मेडिकल वर्क्स में भी यूज़ हो रहा होता है। ये दूसरे वर्डों में आप कह दें मेडिकल साइंसेस में। इसमें कैसे यूज़ हो रहा होता है, ये जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। किडनी के जो स्टोन्स हैं, जो मेन वर्क है इसका वो किडनी के जो स्टोन है उसको ये रिमूव कर देता है, और डी-रेटिनाफाई जो है उसके लिए भी ये अच्छा रह जाता है लेज़र। उसके बाद ये कटिंग, वेल्डिंग, ड्रिलिंग वगैरह के प्रोसेस में भी यूज़ होता है, एंड ऑल ऑफ दिस प्रोसेस आर यूज टू सॉल्व दी हार्ड मटीरियल। इसके अलावा ये कटिंग प्रोसेस जो है गारमेंट डस्टिंग उसके लिए भी यूज़ होता है। फिंगरप्रिंट्स को डेवलप करने के लिए भी यूज़ हो जाता है ये लेज़र। इसके अलावा ये हमारे जो लेज़र है ये मिसाइल गाइडिंग सिस्टम में भी यूज़ हो जाता है। कंप्यूटर की जो आउटपुट होती है प्रिंटिंग के बाद उसमें भी यूज़ हो जाता है ये। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, एक तो हमारे पास मेडिकल साइंसेस था, और दूसरा अब हमारे पास आया है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन।
It is the process in which two light atoms combine. It's called nuclear fusion. ये ये जितने भी हमारे पास अभी मैंने लिखे हैं एप्लीकेशंस, ये सब की सब लेज़र्स से रिलेटेड हैं। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक तो है हमारे पास मेडिकल साइंसेस और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इन दोनों में इसका मेन वर्क है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी अब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बट दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स। अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है? इसमें हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स होते हैं, E2 एंड E1। ये हमारे पास छोटा सा एटम है और ये अपने ग्राउंड स्टेट में है। जब एक फोटोन जो है उसकी एनर्जी होगी HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये जब इस एटम से इंसिडेंट करेगा तो ये जो फोटोन है ये अपनी एनर्जी जो है एटम को दे देगा और ये एटम क्या करेगा, ये एक्साइट करेगा और अपनी चला जाएगा हायर एनर्जी स्टेट E2 पे। ठीक है, ये है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सिंपल है, बस में दो एनर्जी लेवल लेने हैं। ठीक है, एक एटम अपनी असल जो रियल जगह है उस पर है और बाहर से एक फोटोन आना है, उसने अपनी एनर्जी इसको देनी है। जब ये एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी तो ऑब्वियसली ये एक्साइट करेगा। जब एक्साइट कर देगा तो ये अपनी चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट। अब हमारे पास आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस पर भी हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, इसमें दो एनर्जी लेवल है हमारे पास और ये जो एटम है ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है। ठीक है, एक फोटोन आएगा इधर भी, जब ये इससे इंटरेक्ट करेगा ना, जब इसके साथ की इंसिडेंट होगा, टकराएगा, तो ये अपनी एनर्जी जो है इसको देगा और ये वापस जो है जब इसकी लाइफ टाइम है यहाँ पे 10⁻⁻⁸ सेकेंड। ये वो थोड़ी सी लाइफ टाइम है। जब ये अपनी लाइफ टाइम ख़त्म कर लेगा ना, यानी कि फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि इसने टकराया, एक्साइट हुआ और चला गया ऊपर वाले पार्ट पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जब ये अपनी इधर ग्राउंड से ये एक्साइटेड स्टेट पे होगा, मैंने आपको पहले बताया ये एक्साइट होकर अपनी एक्साइटेड स्टेट पे गया, यहाँ पे ये एक्साइट हो गया। इसकी लाइफ टाइम में यहाँ पे 10⁻⁸ सेकेंड, ये बहुत थोड़ी सी लाइफ टाइम है। जब ये लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगी तो ये जो है वापस अपनी जो है ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाएगा। इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक हो गया। और जब ये इधर आएगा ना तो ये एक फोटोन इमिट कर देगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब है हमारे पास स्टिमुलेशन प्रोसेस। स्टिमुलेशन प्रोसेस में क्या होगा, हमारे पास वी हैव कंसीडर टू एटॉमिक एनर्जी लेवल्स E1 E2 एंड द एटम इज इन देयर मेटास्टेबल स्टेट having lifetime 10⁻⁻⁶ seconds. A photon from outside having energy HF is equal to incident photon. HF is equal to E2 minus E1 is incident on state E2. Now the atom make transition. When this incident photon strikes this atom, the stimulation emission occurs. The atom make transition from low energy level state E1 and a photon having energy HF is equal to E2 minus E1 is released. The incident photon does not appear. This results in two photons of same energy. These two photons start chain reaction in active medium and finally laser is produced. This process called stimulation process.